Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hello students, myself Arun Thakur and once again you're welcome back to E-Physics। तो टाइटल से हमें पता चल रहा है कि आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है एम्पियर्स लॉ, या फिर इसको हम कई बार एम्पियर्स सर्किटल लॉ भी बोल देते हैं, है ना। एम्पियर्स सर्किटल लॉ यानी कि एम्पियर का परिपथीय नियम भी बोल देते हैं इसको, या तो आप एम्पियर नियम कह सकते हो या फिर एम्पियर का परिपथीय नियम। तो इस नियम की, इस लॉ की भी एक कहानी है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि आपको ये जानना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो केवल इसके नियम से मतलब है कि एम्पियर ने क्या नियम दिया, उसके आधार पर हम उसके कुछ एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं आगे चल के। तो इसकी एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि सपोज करो अपने पास में इस तरह से ये एक कोई वायर है, करंट कैरिंग वायर है। इसका मतलब इसमें कोई न कोई करंट फ्लो हो रहा है, इसमें कोई न कोई धारा प्रवाहित हो रही है। एक धारावाही तार मैंने आपको दिखाया हुआ है, और क्योंकि ये एक धारावाही तार है तो जाहिर है इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा। और तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो ऐसे बनता है ना, सर्कुलर शेप में, यानी जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बन रही होंगी वो ऐसे करके बन रही होंगी, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस तार के चारों ओर एक इस तरह का कोई भी एक बंद लूप ले लेता हूँ, एक बंद पथ ले रखा है इस तरह से, और उस बंद पथ पर किसी भी एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं, ऐसे करके या फिर ऐसे करके। जब हम यहाँ पर हैं तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की कोई ना कोई वैल्यू होगी, है ना। यहाँ पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है B, और यहाँ मैंने एक छोटा सा अल्पांश, एक छोटी सी लेंथ ले रखी है ना, जिसकी लेंथ जो है वो dl हमने मान रखी है इस अल्पांश की। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक क्वांटिटी मिलती है B इंटू dl। फिर इससे आगे एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा अल्पांश ले लिया मैंने, और क्योंकि यूँ करके चल रहा हूँ तो ऐसे ही चलते आएंगे अल्पांशों को लेके। यहाँ भी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है B, सही है ना। तो उनका हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक और राशि ये मिलेगी B इंटू dl। सेम इस तरह से ये अल्पांश लेते लेते और वापस मैं यहाँ पर लौट के आऊँ, उन पर जो जो मैग्नेटिक फील्ड था उनका और इन अल्पांशों की लेंथ का आपस में मल्टीप्लाई करते चलूँ तो मुझे इस तरह की क्वांटिटीज़ मिलती जाएंगी। और अगर मैं इन सब क्वांटिटीज़ को, इन सब राशियों को जोड़ दूँ तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन B dl, क्योंकि B इंटू dl का मतलब यहाँ पर एक छोटा सा मैंने एलिमेंट अल्पांश ले रखा है और वहाँ कोई न कोई मैग्नेटिक फील्ड था B। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया हमने, ये मिला, यही आगे भी होगा, ऐसा ही और आगे चलते रहेंगे और लौट के उसी पॉइंट पर वापस आ जाएंगे। इन सब क्वांटिटीज़ को मैं जोड़ूंगा तो जोड़ने के लिए मैं इस तरह से इंटीग्रेट कर सकता हूँ इसको, मैं एक अल्पांश के लिए जो वैल्यू निकल के आई थी उसको। और क्योंकि ये इंटीग्रेशन हमने पूरे बंद पथ के लिए किया है, यानी कि सारे ही अल्पांशों को जोड़ रहा हूँ, तो इसी इंटीग्रेशन को ऐसे शो कर सकते हैं हम, है ना। ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन कहते हैं इसको, यानी कि हम एक बंद पथ के लिए, बंद लूप के लिए समाकलन कर रहे हैं इसका। अच्छा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जहाँ मैं अल्पांश ले रहा हूँ उस अल्पांश की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम हो, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे हमें पता है कि अगर एक वायर है तो उसके चारों ओर तो मैग्नेटिक फील्ड रेखाएं जो होती हैं वो ऐसे करके बनती हैं, यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यूँ होगा, इस जगह मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा। अगर ऐसे करके कोई लाइन घूम रही है ना तो हम क्या करते हैं, उस पर स्पर्शरेखा खींचते हैं, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ पर यूँ करके, यहाँ ऐसे करके, यूँ चारों तरफ घूम रहा है यूँ करके। तो वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे करके है। अगर मैं इस तरह का कोई बंद लूप ना लेकर कोई अलग प्रकार का लूप ले लूँ, कोई भी इस तरह की उल्टी सीधी आकृति का अगर लूप ले लेता हूँ, तो इस बार ये ज़रूरी नहीं है कि अल्पांश और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम हो। यहाँ पर हो सकता है जो एलिमेंट, जो सेगमेंट में लेके चलता हूँ अल्पांश dl, उसकी डायरेक्शन तो हो सकती है ये, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो सकती है कुछ ऐसे।
यानी कि इस वाली सिचुएशन में तो B और DL दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, तो मैं B इंटू डी एल करता जा रहा था सबके लिए, और फिर उन सबको मैंने जोड़ना था, तो जोड़ने के लिए क्या किया, सबको इंटीग्रेट कर दिया, एक बंद लूप के लिए किया। इसी तरह से हम इस पर एक रिंग लगा देते हैं, है ना। अब अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर DL की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड B की डायरेक्शन सेम ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि इसका एक कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे, इसका हम घटक तोड़ लेंगे इस डायरेक्शन में। अगर इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, सपोज करें थीटा, तो मैं B का इस डायरेक्शन में अगर घटक लेता हूँ, इसका एक कंपोनेंट लेता हूँ, तो ये आएगा B cos थीटा। तो अब वही क्वांटिटी जिसको हम पहले BDL लिखते चले आ रहे थे, अब हम उसको लिखेंगे BDL cos थीटा, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ B cos थीटा इंटू DL। तो इसका मतलब हो गया BDL cos थीटा, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं BDL cos थीटा को B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। तो अगर कोई भी पथ हमने ऐसा ले रखा है कि उसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और अल्पांश की डायरेक्शन सेम ना हो, तो हम फिर घटक तोड़ के इस सिचुएशन में ऐसे लिख सकते हैं उसको। और ये काम जितने भी अल्पांश होंगे छोटे छोटे इस बंद पथ पर जितने भी टुकड़े होंगे उन सब के साथ करेंगे, और फिर सबका टोटल करेंगे, तो फिर हम इसको ऐसे लिख दिया करेंगे, ठीक है ना। तो ये मुझे एक क्वांटिटी मिल गई यहाँ पर, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। क्या क्वांटिटी मिली है, इंटीग्रेशन क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। इसको बोलते क्या है, तो इसको हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र का किसी बंद पथ के अनुदिश रेखा समाकलन या फिर रेखा समाकल, है ना। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल बोला जाता है। ये जो टर्म आप सामने देख पा रहे हो, इसी को हम बोलते हैं कोई बंद पथ के अनुदिश। जैसे ये सारे मैंने बंद पथ ले रखे थे, कोई भी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल बोलते हैं हम इसको, या इसी को दूसरे शब्दों में परिसंचरण भी बोल देते हैं, है ना। चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण भी बोल देते हैं। इसका भी मतलब वही होता है कि चुंबकीय क्षेत्र का किसी बंद पथ के अनुदिश रेखा समाकल, है ना, लाइन इंटीग्रल। अब यहाँ पर एम्पियर साहब आए और उन्होंने एक नियम बताया। इसके आधार पर उन्होंने ये बताया कि कोई भी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखा समाकल होता है, जो लाइन इंटीग्रल होता है, वो उस बंद पथ से होकर गुजरने वाली सभी धाराओं के बीजगणितीय योग का म्यू नॉट गुना होता है। यानी उस बंद पथ से होकर जितनी भी करंट्स गुजरती हैं उन सब का एल्जेब्रिक सम करें पहले, और फिर उसका म्यू नॉट टाइम्स कर दें, म्यू नॉट गुना होता है। यानी अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो ऐसे लिखूंगा कि कोई भी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन किसके बराबर होता है, उस बंद पथ से गुजरने वाली सभी धाराओं के बीजगणितीय योग एल्जेब्रिक सम का म्यू नॉट गुना होता है। ये वाला जो नियम है इसी को बोलते हैं एम्पियर्स लॉ। आपका उस कहानी से कोई खास मतलब नहीं है, आप उसको इग्नोर करके केवल लॉ पर फोकस करें कि एम्पियर ने क्या लॉ दिया है। तो एम्पियर ने ये बताया कि कोई भी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल उस बंद पथ से होकर गुजरने वाली सभी धाराओं के एल्जेब्रिक सम बीजगणितीय योग का म्यू नॉट गुना होता है। ये नियम है बस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ BDL cos थीटा, है ना, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर को BDL cos थीटा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट समेसन I। यहाँ पर थीटा क्या है, तो यहाँ पर थीटा जो है वो इन दोनों के बीच का एंगल है। यानी कि B वेक्टर और छोटा सा जो एलिमेंट, छोटा सा एक सेगमेंट जो हम लेते हैं ना अवयव, उसकी डायरेक्शन, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। समेसन I क्या है कि जो भी आपने बंद लूप कंसीडर किया है, ये जो बंद लूप है इसको एक नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं एम्पीरियन लूप, है ना, एम्पीरियन लूप। इसकी क्या विशेषता होनी चाहिए, इसको लेके हम आगे थोड़ी और चर्चा करेंगे। एम्पीरियन लूप जब भी हम लेंगे आगे एप्लीकेशंस में, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि एम्पीरियन लूप जो है सिमेट्रिक होना चाहिए, सममित होना चाहिए।
मतलब हमें एक ऐसा लूप लेना होता है जिसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम हो। आपको इसका रीज़न भी आगे चल के समझ में आएगा कि हम ऐसा लूप क्यों लेना चाहते हैं जिसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पर सेम ना हो तो क्या अपनी बात नहीं बनेगी। आगे चल के इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो मैं अभी आपको एम्पीरियन लूप की 1 या 2 विशेषताएँ बता रहा था कि एक विशेषता तो ये होनी चाहिए कि वो सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी कि कोई ऐसी आकृति का हमें लूप लेना चाहिए जिसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम हो। और दूसरी विशेषता ये होनी चाहिए कि आप जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो एम्पीरियन लूप उस पॉइंट से होकर गुजरना चाहिए। इन 2 बातों को सोचकर हमें अपना एक एम्पीरियन लूप जो है वो कंसीडर करना होता है। ये खैर और आगे चल के डिटेल में समझेंगे। अभी तो ये जो मैंने एक बंद पथ आपको दिखाया हुआ था, ये वाला या फिर ये वाला, इनको एम्पीरियन लूप बोलते हैं। यानी जिस लूप को लेकर आप एम्पीरियन लॉ अप्लाई कर रहे हो ना, उस लूप को हम बोला करेंगे एम्पीरियन लूप। तो समेसन आई में आपको बता रहा था, समेसन आई का मतलब होता है ये जो बंद लूप, ये जो एम्पीरियन लूप हमने ले रखे हैं, इनसे होकर जितनी भी धाराएं जा रही हैं, जैसे अभी तो मैंने आपको एग्जांपल में एक ही करंट दिखाया हुआ है, हो सकता है इसमें और भी इसके अंदर होके 4-5 वायर और हों, किसी में धारा ऊपर जा रही है, किसी में नीचे आ रही हो, ऐसे करके भी हो सकती हैं। तो हमें इन सब का एल्जेब्रिक सम लेना है, सबका बीजगणितीय योग लेना है। बीजगणितीय योग से मतलब हमें इनकी दिशा सहित जोड़ना है, क्योंकि बात जब भी एल्जेब्रिक सम की आती है ना तो हमारा चिन्हों से फिर लेना देना होता है कि हम जब भी क्वांटिटीज़ को जोड़ेंगे तो साइन के साथ में जोड़ेंगे, चिन्हों के साथ में जोड़ेंगे। तो अब बात ये आती है कि इनमें अगर हम इन सब धाराओं को चिन्हों सहित जोड़ना चाहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखते हुए अगर हम इनको जोड़ना चाहते हैं, तो फिर इनमें से कौन सी करंट को पॉजिटिव लिया जाए और कौन सी करंट को नेगेटिव लिया जाए। तो उसके लिए फिर एक परिपाटी बनाई गई, और वो परिपाटी क्या कहती है कि आप जिस एम्पीरियन लूप पर ये लॉ अप्लाई कर रहे हो, उस एम्पीरियन लूप पर आप जिस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हो, उस डायरेक्शन में अपने दाएं हाथ की उंगलियों को कर्ल कर दो, ऐसे करके मोड़ दो। यानी कि अगर मैं लूप पर क्लॉकवाइज घूमना चालू करता हूं तो अपनी उंगलियों को, दाएं हाथ की उंगलियों को क्लॉकवाइज घुमा दूंगा। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमता हूं तो अपनी दाएं हाथ की उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगा, ऐसे करके। तब जो जो धाराएं, जो जो करंट अंगूठे की डायरेक्शन में होगी उनको आपको पॉजिटिव लेना है, और जो अंगूठे की अपोजिट डायरेक्शन में होगी वो आपको नेगेटिव लेनी है। ये इसमें परिपाटी है ना, कि जैसे भी आप लूप पर घूमना स्टार्ट करते हो वैसे आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों को ऐसे कर्ल कर देंगे, मोड़ देंगे। अंगूठे की दिशा में जो धारा आती है वो पॉजिटिव, अपोजिट जो आती है वो नेगेटिव हो जाएगी। इन चीज़ों को हम आगे चल के अप्लाई करेंगे। तो ये आपको एम्पियर्स लॉ अलग अलग फॉर्म्स में दिखाया गया है ना, ऐसे करके। इसी एम्पियर लॉ को हम और भी थोड़े से अलग रूप में लिख सकते हैं। जो मैंने आपको एम्पियर्स लॉ बताया है वो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में बताया है ना, चुंबकीय क्षेत्र के पदों में बताया है। यही हम एक और रूप में लिख सकते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड के रूप में। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब होता है चुंबकन क्षेत्र के पदों में लिख सकते हैं। ये चुंबकन क्षेत्र आपको अगले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। हम इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम इसको H वेक्टर लिख सकते हैं। अब क्या रिलेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटाइजिंग फील्ड में, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र B में और चुंबकन क्षेत्र H में क्या रिलेशन होता है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि H वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर अपॉन म्यू नॉट वेक्टर। अब अगर मैं यहाँ से बी वेक्टर की वैल्यू निकालूँ, ये रिलेशन हो गया इन दोनों के बीच में है ना। अगर मैं यहाँ से बी वेक्टर की वैल्यू निकालता हूँ तो बी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच वेक्टर, और वो बी वेक्टर की वैल्यू अगर इस जगह रख दी जाएगी तो यही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, इस फॉर्म में आओ। बी वेक्टर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू नॉट एच वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, है ना, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट समेसन आई। अब देखें, एक तो म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है ना, और स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश है, तो ना तो इसके साथ में इसका कोई डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, और ये कांस्टेंट है तो फिर मैं इसको बाहर ला सकता हूँ। जब म्यू नॉट बाहर आ जाएगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा केवल ये म्यू नॉट, तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा, ये रह जाएगा एच वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू समेसन आई। ये भी एम्पियर्स लॉ है, ये भी एम्पियर सर्किटल लॉ है, लेकिन ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड के रूप में है, ये मैग्नेटिक फील्ड के रूप में है।
हाँ, हम ज़्यादातर इसी का यूज करते हैं, लेकिन ये भी एम्पियर्स लॉ है। इसको हम थियोरेटिकली कैसे बोल सकते हैं, अगर हम शब्दों में पिरोना चाहें तो कैसे बोलेंगे, ये क्या है, चुंबकन क्षेत्र है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकन क्षेत्र का रेखा समाकल, है ना, चुंबकन क्षेत्र का लाइन इंटीग्रल जो होता है वो उस बंद पथ से गुजरने वाली सभी धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस बार म्यू नॉट गुना नहीं है क्योंकि म्यू नॉट तो कैंसिल हो गया। तो ये सारी बातें हो गई हैं एम्पियर्स लॉ की, है ना। अब हम इसके एक दो एप्लीकेशन देख लेते हैं, अनुप्रयोग। तो पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, है ना, यानी कि एक सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। और ये जो टॉपिक है वो आपने कर भी रखा है, बायो सेवर्स के एप्लीकेशन जब हम पढ़ रहे थे ना, तो उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन ही अपना एक वायर को लेके था और उसमें अलग अलग केस अपने लगाए थे। तो उसमें एक जगह आपने ये कर रखा है ना, कि सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण आपने वहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाला हुआ है। तो सेम यही मैग्नेटिक फील्ड इसी वायर के कारण हमें फिर से निकालना है, लेकिन अब की बार एम्पियर लॉ का यूज करते हुए। तो मैं आपको एक वायर दिखा रहा हूँ जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, या मैं इसको अनंत लंबाई का भी मान सकता हूँ, या तो ऐसे कह दूँ कि अनंत लंबाई का वायर है, या फिर ऐसे कह सकता हूँ कि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, तब भी वो बिहेव करेगा एक अनंत लंबाई के तार की तरह। तो ये एक तार है जिसमें कोई न कोई करंट फ्लो हो रहा है। मैं मान के चल रहा हूँ कि इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। आप चाहें तो ऊपर से नीचे भी डायरेक्शन दिखा सकते हैं करंट की। अब कन्फर्म है कि ये वाला जो वायर है, ये जो धारावाही तार है, ये अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बना रहा होगा, है ना। अब मैंने एक कोई पॉइंट ले रखा है यहाँ पर जो इस वायर से r डिस्टेंस पर है, या फिर d डिस्टेंस पर मान सकते हैं। हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पॉइंट P पर कितनी होगी, ये हमें पता करना है। तो एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे, और एम्पियर्स लॉ क्या है, तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ BDL cos थीटा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट समेसन आई। अब देखें, एम्पियर का नियम लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए कि पहले तो मुझे एक एम्पीरियन लूप लेना पड़ेगा, एक एम्पीरियन पथ लेना पड़ेगा, क्योंकि ये नियम लागू ही होता है एक बंद पथ के लिए। तो पहले हमें एक बंद पथ लेना पड़ेगा, है ना। फिर उस बंद पथ पर किसी एक डायरेक्शन में चलते हुए एक छोटा सा एलिमेंट, एक छोटा सा अल्पांश लेना होगा, है ना। और फिर हम इस नियम को अप्लाई करेंगे उस अल्पांश को लेकर। तो अब एम्पीरियन लॉ की या एम्पीरियन लूप की अगर हम बात करें कि एम्पीरियन जो लूप होता है उसमें क्या कंडीशन होती है कि एक तो वो सिमेट्रिक होना चाहिए, सममित होना चाहिए, मतलब ऐसा एक लूप लेना होता है जिसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम हो। और दूसरी बात यह है कि वो जो एम्पीरियन लूप आप ले रहे हो, वो जो बंद पथ हम सुनिश्चित कर रहे हैं, वो इस पॉइंट P से होकर गुजरना चाहिए। अब आपको सोचना ये है कि ऐसा कौन सी आकृति का बंद पथ लिया जाए जो इन दोनों शर्तों का पालन करे, यानी उसका हर पॉइंट जो है उस पर मैग्नेटिक फील्ड सेम हो और वो यहाँ से भी होकर गुजरता हो। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, एक सिंपल सा सर्कुलर लूप ले सकता हूँ। इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं एक वृत्ताकार बंद पथ ले लूँ और उस वृत्ताकार बंद पथ की जो त्रिज्या है वो रखूँ मैं स्मॉल r, और उस वृत्ताकार बंद पथ का सेंटर में रखूं इस जगह। तो ये एक बंद लूप मैं आपको ऐसे करके दिखा सकता हूं। फिर ये एक वृत्ताकार बंद लूप है, तार अगर ऐसे है तो मैंने वो वृत्ताकार बंद लूप ऐसे लिया है इसके चारों ओर, ठीक है ना। अब ये इससे भी होकर गुजर रहा है, और देखो क्योंकि r त्रिज्या का वृत्ताकार लूप है तो इसका हर पॉइंट, इस लूप का ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, हर पॉइंट तार से बराबर दूरी पर होगा। r त्रिज्या है तो इधर r, इधर भी r, इधर इधर, हर जगह r दूरी पर होगा। हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी सेम हो जाएगा फिर, क्योंकि इसका हर पॉइंट तार से बराबर दूरी पर है ना, इसीलिए इसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र भी समान होगा। अब ये तो मैं अभी समझ में आएगा कि चुंबकीय क्षेत्र समान होना जरूरी क्यों है, नहीं हो तो कुछ समस्या हमारे सामने आएगी एक। चलिए ठीक है, ये हमें एक बंद लूप मिल गया है। अब इस पर किसी भी एक डायरेक्शन में चलते हुए मैं कहीं भी इस पर एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ। तो सपोज करो मैं इस पर ऐसे चल रहा हूँ यूँ, अगर लूप ऐसे, ये वायर है, लूप अगर ऐसे है तो मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ इस पर यूँ, सामने आता हूँ फिर पीछे ऐसे करके, और मैंने एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ ले रखा है। यहाँ पर ये एक छोटा सा एलिमेंट है जिसकी लेंथ मैंने dl मान रखी है।
एक्चुअल में मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ ना एलिमेंट, वो ऐसे नहीं है। अगर इस वायर के चारों ओर ऐसे करके है ना बंद लूप, तो यहाँ जो मैं एलिमेंट आपको दिखा रहा हूँ इस जगह पर वो यूँ होगा अंदर, ऐसे करके अंदर की तरफ है ना। अच्छा, तो एलिमेंट की डायरेक्शन मुझे पता चल गई, यानी कि जो अल्पांश मैंने लिया है ना DL, उसकी डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ। दूसरी बात, यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा वो तो हमें निकालना ही है। मैं उसको B मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो B है, जिसकी वैल्यू मुझे बतानी है। अब उसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए तो हमारे पास पहले से कुछ नियम है कि अगर मुझे इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो मैं ये वाला नियम लगा सकता हूँ कि ये अंगूठा जो है वो करंट की डायरेक्शन में कर दूंगा, ये सारी उंगलियाँ इस पॉइंट की तरफ कर दूंगा, तब वहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे करके होगा हथेली के लंबवत। यानी कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगा, अंदर, और जो अल्पांश मैंने आपको दिखाया हुआ है वो भी किधर है, अंदर। जब दोनों ही अंदर की तरफ हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल, जिसको हम फॉर्मूले में थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो थीटा की वैल्यू के 0 हो जाएगी, क्योंकि थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है ना। तो हम रख सकते हैं उस वाले फिगर के लिए थीटा की वैल्यू कितनी, 0। थीटा की वैल्यू मुझे मिल गई। अब बात आ जाती है समेसन आई। समेसन आई की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। समेसन आई का मतलब होता है बंद पथ से होकर गुजरने वाली धाराएं या उन सब का सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। यानी कि जो बंद पथ मैंने ले रखा है ना, उसके तल को भेदते हुए जो जो रेखाएं जा रही हैं, जो जो धाराएं जा रही हैं, हम केवल उन धाराओं को लेंगे। ऐसा भी हो सकता है किसी सिचुएशन में कि कुछ धाराएं इस बंद लूप के बाहर होके जा रही हों, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। इस तल को भेदते हुए, लूप के तल को पार करते हुए जो रेखाएं, जो धाराएं जा रही होंगी, हम केवल उनको काउंट करेंगे समेसन आई में। तो यहाँ तो देखो एक ही वायर है इस लूप के अंदर, है ना, एक ही वायर को घेरा हुआ है लूप ने चारों ओर से, और उसमें कोई एक ही करंट फ्लो हो रहा है आई। तो ठीक है, समेसन आई की वैल्यू आई ही हो जाएगी। लेकिन ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो उसके लिए आपको ऊपर पार्टी लगानी पड़ेगी कि जैसे भी आपने लूप पर चलना स्टार्ट किया वैसे तो उंगलियों को कर्ल करेंगे, अंगूठे की डायरेक्शन में है अगर करंट तो पॉजिटिव, नहीं तो फिर नेगेटिव। तो देखो मैंने ऐसे चलना स्टार्ट किया था, जैसे ये दिखाया आपको, ऐसे करके तो उंगलियां यूँ घुमा दी, अंगूठा ऊपर, धारा ऊपर, इसका मतलब ये जो धारा है वो पॉजिटिव होगी। दोनों वैल्यू रख लेते हैं इधर। तो फिर B, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर B ही माना हुआ है, अल्पांश की लंबाई भी मैंने DL ही मान रखी है, cos 0 है ना, cos 0 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, और समेसन आई की वैल्यू भी कितनी है, I, है ना। ये दोनों वैल्यू हमने रख दी इसकी जगह। अब जरा देखें, cos 0 तो 1 हो गया, B क्या कांस्टेंट है। देखो हमने जो लूप ले रखा है ना, उसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है, ये अभी डिस्कस कर चुके हैं। हर पॉइंट पर अगर B की वैल्यू सेम है तो फिर B कांस्टेंट हो गया, इसीलिए मैं इसको बाहर ले आऊँगा। अब बच क्या जाएगा अंदर, DL। अब ज़रा इस बात पे तुम विचार कर लो कि अगर मैंने कोई ऐसा लूप लिया होता जिसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं होता तो क्या होता। अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता, तो मैं इसको बाहर नहीं ले जा पाता, और अगर इसको बाहर नहीं ला पाता तो फिर ऐसी स्थिति में इंटीग्रेशन थोड़ा सा और टिपिकल हो जाता है ना। तो इसीलिए अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमें कोशिश ये करनी है कि कोई ऐसा लूप, कोई ऐसा बंद पथ लें जिसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम हो। तो वो मैंने ले लिया सर्कुलर लूप में। यहाँ तो B बाहर आ गया, cos 0 1 हो गया, अंदर DL बचा, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी देखें ज़रा। DL का मतलब छोटा सा जो एक अल्पांश मैंने लिया था ना, उसकी लेंथ है, और इंटीग्रेशन DL का मतलब कि ऐसे ऐसे जितने भी अल्पांश होंगे उन सब की कुल लंबाई। अब मैं सारे अल्पांशों की कुल लंबाई जोड़ूंगा तो इसका मतलब इस वृत्ताकार लूप की परिधि बन जाएगी वो, तो इसका मतलब 2πr। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 2πr, ये वैल्यू इधर रख लेते हैं। तो फिर B इंटू 2πr इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I, है ना। हमें B की वैल्यू निकालनी थी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है, तो वो कितना बन रहा है 2πr, उधर ले चलते हैं, म्यू नॉट I अपॉन 2πr। ये मैग्नेटिक फील्ड आया। आप ज़रा याद करो कि बायो सेवर्ट्स लॉ से जब तुमने निकाला था ना, तब भी आंसर यही आ रहा था। अंतर बस इतना था कि हमने वहाँ दूरी जो थी वो r न लेकर d के रूप में ले रखी थी, तो आंसर अपना आया था म्यू नॉट I अपॉन 2πd, है ना। तो आंसर वही आ रहा निकल के। अब अगर मैं आपको एक ग्राफ के द्वारा परिवर्तन दिखाऊं चुंबकीय क्षेत्र में,
कि तार से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड में क्या परिवर्तन होता है वो हम एक ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पर मैं डिस्टेंस यानी कि दूरी लेके चल रहा हूँ आर के पदों में, और वाई एक्सिस पर मैं क्या ले रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूँ, इस तरह से, है ना। अब जरा देखें, फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है कि बी और आर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। अगर व्युत्क्रमानुपाती हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, यूँ करके, है ना। यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चरघातांक के रूप से घटता जा रहा है। तो एम्पियर्स लॉ का अगला एप्लीकेशन है कि एक सीधे और लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना है ना। और अब के बाद जो धारावाही चालक है वो एक बेलनाकार फॉर्म में है, यानी कि एक सीधे लंबे धारावाही बेलन के कारण मैग्नेटिक फील्ड हमें बताना है कितना होगा अलग अलग पोजीशन पर। तो जैसे ये मान लें हमारे पास में एक इस तरह का एक बेलनाकार धारावाही चालक है, ये मेरे पास में एक बेलनाकार चालक है ना। ये इसकी एक्सिस हो गई, ये इसकी अक्ष है। हम मान के चल रहे हैं इसकी जो रेडियस है, इसकी जो त्रिज्या कैपिटल आर है ना, इसकी रेडियस कैपिटल आर मानी हुई है। और हमें करना क्या है, इसमें एक करंट फ्लो हो रहा है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि इस पूरे सिलेंडर में एक ठोस सिलेंडर है, एक ठोस बेलन है ये, और इस पूरे बेलन में आई करंट फ्लो हो रहा है, वो भी नीचे से ऊपर की तरफ, है ना। एक समान रूप से जा रहा है, ऐसा नहीं कि सरफेस पे जा रहा है अंदर नहीं जा रहा, हर तरह से, यानी कि पूरी अनुप्रस्थ काट में एक जैसा करंट फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। कितना फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है। तब इस बेलनाकार धारावाही चालक के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो निकालना है। कहाँ निकालना है, इसकी एक्सिस से, अक्ष से आर दूरी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कितना होगा। तो अब यहाँ पर तीन सिचुएशन बन सकती है हमारे सामने कि यदि स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी है तब तो पॉइंट बाहर आ जाएगा प्रेक्षण बिंदु, यानी स्मॉल आर अगर ज़्यादा है कैपिटल आर अगर कम है तो प्रेक्षण बिंदु कहाँ होगा, बाहर। अगर दोनों बराबर हैं तो यहाँ यानी कि सतह पर। और अगर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी है तो प्रेक्षण बिंदु होगा अंदर। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो कैपिटल आर से बड़ी है। हमें तीनों ही सिचुएशन में निकालना है, लेकिन पहले हम ऐसा मान के चल रहे हैं पहली स्थिति में कि स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी कि प्रेक्षण बिंदु जो है इस बार वो बेलन के बाहर है कहीं पर यहाँ, और हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है कितना होगा। तो फिर से एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट समेसन आई। तो मुझे पहले तो एक एम्पीरियन लूप लेना पड़ेगा। यहाँ भी एम्पीरियन लूप जो मैं लूँगा उसमें भी दो शर्तें होनी चाहिए कि एक सिमेट्रिक होना चाहिए ताकि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम हो जाए और इस पॉइंट से होकर जाए। तो मैं फिर से क्या करता हूँ, एक सर्कुलर लूप ले लेता हूँ ऐसे करके, यूँ करके हमने एक फिर से सर्कुलर लूप ही ले रखा है, और उसका जो सेंटर होगा वो यहाँ होगा। रेडियस कितनी लेनी है इस लूप की, तो मैं इसकी रेडियस लेके चलूँगा स्मॉल आर। अब आप देख सकते हो कि उन दोनों शर्तों का यहाँ पर पालन हो रहा है कि एक तो ये इस बिंदु से होकर गुजर रहा है लूप, और दूसरा इसका हर पॉइंट सिलेंडर से सेम डिस्टेंस पर होगा, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड भी सेम आएगा, है ना। तो इस एम्पीरियन लूप पर हम किसी भी एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो ऐसे, आप चाहो तो ऐसे, कैसे भी ले सकते हो। मैं मान लो ऐसे करके चलना स्टार्ट कर रहा हूँ यूँ करके, तो उसके लिए मैंने एक अल्पांश लेना है इस पर। ये एक छोटा सा एलिमेंट मैंने दिखा रखा है आपको यूँ करके। मैं दिखा बेशक यूँ रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अंदर होगी, और इस सिलेंडर के कारण यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी अंदर होगा। सेम सिचुएशन वही है जो कि अभी तार वाले में आ रही थी। तो यहाँ जो थीटा की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 0। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैं उसको b मान के चल रहा हूँ, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। जो मैंने एलिमेंट ले रखा उसकी लंबाई मैंने dl मान रखी है। अब अप्लाई करते हैं ये सारी बातें कि थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0। समेसन आई की वैल्यू कितनी होगी, तो समेसन आई की वैल्यू जो होगी वो आई ही होगी, और वो भी पॉजिटिव होगी, है ना। बिल्कुल सेम सिचुएशन है जैसे कि इससे पहले वाले में चल रही थी कि अगर मैं ऐसे करके चल रहा हूँ तो हाथ की उंगलियों को ऐसे घुमाऊंगा, अंगूठा ऊपर है, धारा ऊपर आ रही है, पॉजिटिव है, आई की वैल्यू पॉजिटिव हो गई है। ये दोनों बातें उधर रखेंगे तो ये हो जाएगा बी डी एल कॉस 0 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई कॉस 0 1 हो गया, बी कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया, डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई,
है ना। इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू 2 पाई आर होगी। सेम पुरानी कहानी है, तो मैं लिख सकता हूँ b इंटू 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। स्मॉल आर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो इस पथ की परिधि लेनी है ना, और इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है ना। तो 2 पाई आर, b की वैल्यू कितनी आई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया बेलन के बाहर, है ना। तो कोई भी सिलेंडर, चाहे उसकी त्रिज्या कितनी भी कम हो या कितनी भी ज़्यादा हो, बाहरी बिंदुओं के लिए क्या वो एक धारावाही तार की तरह बिहेव करता है। देखो ना, एक तार के कारण जब हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था ना r डिस्टेंस पे, तब भी इतना आया था, और एक सिलेंडर की एक्सिस से r डिस्टेंस पर जब मैग्नेटिक फील्ड निकाला है तब भी वही आया। तो मैं कह सकता हूँ कि एक सिलेंडर एक वायर की तरह ही बिहेव करता है। कब, अगर हमने प्रेक्षण बिंदु सिलेंडर के बाहर ले रखा है तो, है ना। अंदर होगा तो क्या आएगा वो अभी बाद में देखते हैं। सेकंड सिचुएशन में इसकी लेके चल रहा हूँ कि यदि स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों सेम है, तब प्रेक्षण बिंदु कहाँ होगा, सरफेस पर। यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू इस बार इतनी कर दी है कैपिटल आर के बराबर, तो प्रेक्षण बिंदु यहाँ आ जाएगा। फिर से यही थ्योरी लगाएंगे कि फिर मुझे एक बंद लूप लेना पड़ेगा। इस बार भी बंद लूप मैं जो लूँगा वो सर्कुलर लूप में ही लूँगा, है ना। सर्कुलर लूप ही आपने फिर से ले रखा है, लेकिन इस बार मुझे जो रेडियस रखनी होगी ना वो ये लेनी होगी यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि अब के बाद यही दूरी तो स्मॉल आर हो जाएगी, इसको तो हटा दूंगा मैं। अब इस लूप को जब लेकर चलूँगा तो आप देखोगे कि ये सारी कहानी ऐसे कैसे चलती आएगी। बिल्कुल अब की बार स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर हो चुकी है, कैपिटल आर के बराबर है। तो ये पूरी बातें सेम वही आएंगी, अंतर इतना आएगा कि जहाँ स्मॉल आर आना था ना उसकी जगह अब क्या आना है, कैपिटल आर। तो मैं कुछ ना सोच के केवल इस फॉर्मूले में स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि इस बार दोनों बराबर हैं। इसलिए b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। ये मैग्नेटिक फील्ड आया कहाँ पर, सरफेस पर, और ये कहाँ आया था, आउटसाइड, यानी कि ये बेलन के बाहर। इनको मैं ढंग से लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ बी आउट, बाहर मैग्नेटिक फील्ड इतना आया है। ये कहाँ पर आया है, ये सरफेस पर आया है, तो हम इसको बी एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब तीसरी स्थिति ये बच जाती है कि यदि स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है, यानी कि अगर प्रेक्षण बिंदु बेलन के अंदर है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वहाँ पर। तो इस बार तीसरी स्थिति में हम ऐसा लेके चल रहे हैं कि स्मॉल आर की जो वैल्यू है ना वो कैपिटल आर से छोटी है। इसका मतलब प्रेक्षण बिंदु जो है इस बार वो बेलन के अंदर कहीं पर है। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये है इस बार प्रेक्षण बिंदु P। इस पर हमें अब मैग्नेटिक फील्ड बताना है कितना होगा। तो एम्पेयर्स लॉ लगाएंगे, B dl cos थीटा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट समेसन I, है ना। तो उसके लिए मुझे एक बंद लूप यानी कि एम्पीरियन लूप लेना पड़ेगा। तो एम्पीरियन लूप यहाँ मैं फिर से ऐसा ही लूँगा सर्कुलर लूप में, है ना। ये सर्कुलर लूप के रूप में आपने एक एम्पीरियन पथ ले रखा है। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पहले से r कंसीडर कर रखी है, क्योंकि अब की बार स्मॉल r का जो मान है वो कैपिटल R से छोटा है ना। तो ये मैंने एक एम्पीरियन लूप ले रखा है, इस पर मैं ऐसे ही चलना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट दिखा रहा हूँ। अच्छा, बार बार मैं आपको जो यहाँ एलिमेंट दिखा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि यहीं पर लेना होता है, आप पूरे लूप में कहीं भी ले सकते हो, उससे अपने आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। तो मैं सुविधा के लिए एम्पीरियन पथ पर जो अल्पांश लेके चल रहा हूँ वो यहाँ दिखाया हुआ है हर बार, है ना, जिसकी लेंथ कितनी ले रखी होती है, dl। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो हमें निकालना है। मैंने अभी के लिए उसको b मान रखा है, क्योंकि ये सर्कुलर है तो इसका हर पॉइंट एक जैसी स्थिति में होगा, यानी कि बेलन से बराबर बराबर डिस्टेंस पर है सतह से, इसीलिए इसके हर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेम मैग्नीट्यूड का होगा। तो b की वैल्यू कांस्टेंट हो गई है इस लूप के लिए। अब यहाँ अगर मैं एम्पीरियन लॉ लगाऊं तो ये देखें, अल्पांश की डायरेक्शन अंदर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अंदर की तरफ है। इसका मतलब यहाँ जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0। थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब बात आ जाती है समेसन I, है ना, कि बंद पथ से गुजरने वाली कुल धारा कितनी है। अब हम ये नहीं कह सकते कि इस बंद पथ से होकर कुल धारा I है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया हुआ था ना कि बेलन में ऐसे करके I करंट फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर। तो ये जो बेलन में I करंट फ्लो हो रहा है ना वो पूरे बेलन में हो रहा
ना तो सतह पर चल रही है ये केवल धारा, ना केवल अंदर चल रही है, बल्कि एक समान रूप से बह रही है। जैसे कि एक पाइप में पानी बहता है ना, हर जगह एक जैसा जा रहा होता है हर पॉइंट पर, ऐसा नहीं कि बाहर की साइड में ज़्यादा होता है अंदर कम है, हर तरफ से एक जैसा जा रहा होता है। ऐसे ही करंट फ्लो हो रहा है पूरे सिलेंडर में एक जैसा। तो जाहिर सी बात है कि इस बंद लूप से होकर सारी धारा तो नहीं जा रही होगी, अरे कुछ धारा ये साइड में जो खाली जगह बच रही है, इधर ऐसी उधर ऐसी, सामने भी होगी ऐसे पीछे भी होगी, उनसे भी होकर तो जा रही होगी। क्योंकि ये जो मैंने आपको लूप दिखाया हुआ है ये पूरे बेलन को तो कवर कर नहीं रहा है। अगर ये पूरे बेलन को कवर करता पिछले दो केसों की तरह, तो मैं कह सकता था कि इसने पूरे बेलन को कवर किया, तो धारा भी इसी के अंदर होके जा रही है पूरी। लेकिन अभी ये क्या है कि इसकी जो रेडियस है वो बेलन की रेडियस से कम है, तो ये पूरी धारा को न घेर कर उसके एक छोटे से भाग को ही घेर रहा है। देखो ये जो चीज़ मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ ना, ये जो सिलेंडर आपको ऐसे करके सामने से दिखा रहा हूँ यूँ, अगर इसी को मैं ऐसे करके दिखाऊँ यूँ करके, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि ये सिलेंडर दिखेगा, ये ऐसे दिखा दूँ, इस पूरी व्यवस्था को यूँ कर दूँ तो, और इसके अंदर ये जो एम्पीरियन लूप है, ये जो बंद पथ है, वो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। इसकी तो रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, लेकिन इस लूप की जो रेडियस है वो कितनी है, वो स्मॉल आर है। अब देखो करंट जो जा रही है ना आई, ये जो पूरी धारा है वो तो एक समान रूप से जा रही है अंदर ऐसे करके, लेकिन ये वाली जगह में होकर जो धारा जा रही होगी वो इस लूप के द्वारा नहीं घेरी जा रही है, क्योंकि लूप ने तो केवल वो धारा घेरी होगी जो यहाँ होके जा रही है, इतनी जगह में होकर, है ना। यानी इतने क्षेत्रफल से होकर जो धारा जा रही है वो है समेसन आई। तो मुझे बस यही ढूंढना है, यही पता करना है कि इस एरिया से होकर, इतने से क्षेत्रफल से होकर कितनी धारा जा रही है। तो ये आई धारा जो जा रही है वो कितने क्षेत्रफल से होकर जा रही है। देखो आई धारा जो इसमें फ्लो हो रही है वो तो इसके पूरे अनुप्रस्थ काट से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है, क्या उस पूरे क्रॉस सेक्शन से होकर जा रही है। अब ये क्षेत्रफल कितना है जिससे होकर ये आई धारा बह रही है, तो इसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो ये जो एरिया होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि पाई आर स्क्वायर इतने एरिया से, इतने क्षेत्रफल से होकर कितनी धारा जा रही है, आई। तो एकांक क्षेत्रफल से होकर, यूनिट एरिया से होकर कितनी जाएगी, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, है ना। यूनिट एरिया से होकर कितनी जाएगी, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो इतने एरिया से होकर कितनी जाएगी, पहले तो मैं ये वाला एरिया निकाल लेता हूँ, ये वाला क्षेत्रफल कितना होगा, क्योंकि इस वाले सर्किल की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, तो इसका क्षेत्रफल पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अगर एकांक क्षेत्रफल से इतनी जा रही है ना, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर इतने क्षेत्रफल से होकर कितनी जाएगी, ये इंटू ये, यानी कि मैं लिख सकता हूँ ये इंटू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। एकांक क्षेत्रफल से इतनी जा रही है तो पाई आर स्क्वायर से, यानी कि इससे होकर कितनी जाएगी, इतनी। यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो गया, समेसन आई की जो वैल्यू फाइनली बची है वो है आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये समेसन आई की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, थीटा की वैल्यू 0 है, तब अपन लिख सकते हैं बी डी एल कॉस 0 तो 1 हो गया, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। बी बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, अंदर बचेगा डी एल, और उसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, 2 पाई स्मॉल आर। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल की वैल्यू ये हो जाएगी 2 पाई स्मॉल आर। स्मॉल आर क्यों, क्योंकि हम इस बंद लूप का परिधि ले रहे हैं, तो जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है तो 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। एक आर से ये एक आर कैंसिल हो जाएगी, 2 पाई उधर नीचे जाएगा, तब बी की वैल्यू क्या बचेगी, 2 पाई नीचे जाएगा तो म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड आया है, कहाँ आया है, बेलन के अंदर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी इन। तो फाइनली हमने 3 मैग्नेटिक फील्ड निकाले हैं डिफरेंट पोजीशन में। कहाँ कहाँ निकाले, मैं इनको अलग से लिख लेता हूँ। हमने बाहर निकाला था, आउटसाइड, कितना आया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, है ना। फिर हमने सरफेस पर निकाला, कितना आया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर।
और अंदर कितना है, तो म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहाँ भी मैं एक बार ये परिवर्तन दिखा देता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से परिवर्तन होता है जब हम डिस्टेंस को कम या ज़्यादा करते हैं। तो ग्राफिकल रूप में दिखाते हैं। तो इस एक्सिस पर तो हम क्या लेके चल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, और इस वाले एक्सिस पर हम लेके चल रहे हैं डिस्टेंस आर के टर्म्स में, है ना। कहाँ से डिस्टेंस स्टार्ट हो रही है, एक्सिस से, अक्ष से दूरी स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। तो देखो जब मैं यहाँ हूँ एक्सिस पर, तो यहाँ आर की वैल्यू कितनी होगी, 0, यानी आर की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब हम कहाँ पर हैं, हम बेलन की अक्ष पर हैं। और जैसे जैसे आर का मान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम क्या सरफेस की तरफ आते जा रहे हैं। जब मैं सरफेस पर आ जाऊंगा तो स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल आर के बराबर, और आगे चलूँगा तो अब स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, 0। यहाँ पर, अरे इस अक्ष पर आर ले रखा है ना, तो यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू है 0। इसका मतलब हम कहाँ पर हैं, बेलन की एक्सिस पर हैं। और बेलन की एक्सिस होती तो बेलन के अंदर ही है ना। तो जब तुम बेलन के अंदर हो तो ये फॉर्मूला काम करेगा, बाहर हो तो ये काम करेगा, सरफेस पर हो तो ये काम करेगा। एक तो इन तीनों में थोड़ा कंपेयर और कर लें कि इन तीनों में सबसे बड़ा मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है। मतलब एक धारावाही बेलन के कारण सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर होता है, तो आप खुद चेक करके देखिए। इसमें देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये तो तीनों में कॉमन है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये तो सब में आ रहा है। अब तो स्मॉल आर और कैपिटल आर का फ़र्क है बस। तो आप अपनी सुविधा से स्मॉल आर की कोई वैल्यू ले लो, कैपिटल आर की कोई वैल्यू ले लो, न्यूमेरिकल फॉर्म में संख्यात्मक रूप में रख रख के आंसर निकाल के देखो। जैसे कैपिटल आर की वैल्यू मैं ले लेता हूँ, मान लो 10 यूनिट सेंटीमीटर या मीटर, जो भी रखना चाहो, और स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, तो वो तुम्हें फिक्स करना पड़ेगा कि अगर तुम ये वाले फॉर्मूले की बात कर रहे हो तो स्मॉल आर का मान तुम्हें 10 से ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि बाहर का मतलब है स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा होना चाहिए। तो ये वाले फॉर्मूले में तुम वैल्यू ले रहे हो तो तुम्हें स्मॉल आर की वैल्यू 10 से ज़्यादा लेनी पड़ेगी। ये कैपिटल आर की वैल्यू है, ये स्मॉल आर की वैल्यू है ना। और अगर अंदर है तो फिर स्मॉल आर की वैल्यू आपको कम लेनी पड़ेगी, कुछ भी ले सकते हो कम। तो ये वैल्यू रख रख के आपको ये पता चल जाएगा फाइनली कि सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होता है। ये आपका होमवर्क है, बड़े आराम से पता कर सकते हो कि इन तीनों में सबसे बड़ा चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है। तो ये है सबसे बड़ा चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि एक धारावाही बेलन की अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम अक्ष से अंदर जा रहे हैं तो कम होता जाएगा, बाहर जा रहे हैं तो कम होता जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा है सरफेस पर, सरफेस से पीछे जा रहे हैं तो कम, आगे जा रहे हैं तो कम। सरफेस से पीछे जा रहे हैं इसका मतलब बेलन के अंदर आ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला काम करेगा, है ना। आर की वैल्यू कम होती जाएगी। और अगर तुम बाहर जा रहे हो, सरफेस से आगे जा रहे हो, तब आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। तो ये देखिए यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी थी, 0। जैसे जैसे आगे चलता जा रहा हूँ वैसे वैसे आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। मान लो यहाँ तक आते आते स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो गई है। इसका मतलब ये तुम सरफेस पर आ चुके हो, और आगे जा रहे हो, इसका मतलब बाहर बेलन के। ये वाला जो क्षेत्र है ये बेलन के अंदर, ये बेलन के बाहर, ये बेलन की सतह पर है ना। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ मुझे किस फॉर्म में मिलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब है आप बेलन के अंदर हो, ये फॉर्मूला काम करेगा। और ये वाले फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो दूरी के समानुपाती है। ये सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है, तो बी इन प्रोपोर्शनल टू आर है। और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं तो हमें जो ग्राफ मिलेगा इस तरह से मिलेगा, वो यहाँ तक है ना, एक स्ट्रेट लाइन आएगी यहाँ से यहाँ तक। सरफेस पर आते आते मैग्नेटिक फील्ड हो चुका है इतना। अब अगर मैं और आगे जा रहा हूँ, इसका मतलब बेलन के बाहर जा रहा हूँ, फॉर्मूला ये काम करेगा। इस वाले फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। और व्युत्क्रमानुपाती है तो ग्राफ कुछ ऐसा करके आएगा, है ना। तो सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड ये है, ये तो है बी सरफेस। यहाँ से यहाँ तक का वक्र जो बता रहा है वो हमें बी इन बता रहा है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड। और ये वाला जो कर्व मिल रहा है ये हमें बता रहा है बी आउट। तो ये आपने मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन दे रखा है दूरी के अकॉर्डिंग, है ना, कि जैसे जैसे दूरी कम या ज़्यादा होती है तो वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से चेंज होता है।